अध्याय शी जॉन काल्डवेल, लंदन। जैसे ही नुमा एल एड्रिया ने अपने पंजे फैलाकर और नुकीले दांत दिखाकर खुद को आगे बढ़ाया, उसे लगा कि यह छोटा सा आदमी भी अतीत में उसके नीचे गिरे हुए लोगों की तरह ही आसान शिकार है। उसके लिए मनुष्य एक अनाड़ी, धीमी गति से चलने वाला, रक्षाहीन प्राणी था। उसके मन में उसके लिए कोई सम्मान नहीं था। लेकिन इस बार उसे पता चला कि वह अपने ही जैसे फुर्तीले और तेज प्राणी के खिलाफ खड़ा था। जब उसका शक्तिशाली शरीर उस जगह पर लगा जहां वह आदमी था तो वह वहां नहीं था। देखने वाली लड़की इस बात पर आश्चर्यचकित थी कि कैसे झुके हुए आदमी ने बड़े पंजों से बचकर आसानी से छलांग लगा ली। और अब, हे अल्लाह! वह जानवर के मुड़ने से पहले ही एल एड्रिया के कंधे के पीछे से घुस गया था और उसे अयाल से पकड़ लिया था। शेर घोड़े की तरह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। टार्ज़न को पता था कि वह ऐसा करेगा और वह तैयार था। एक विशाल हाथ ने काले अयाल वाले गले को घेर लिया और एक बार, दो बार, एक दर्जन बार एक तेज ब्लेड बाएं कंधे के पीछे भूरे काले हिस्से में अंदर और बाहर चला गया। नुमा की छलांगें उन्मत्त थीं, क्रोध और दर्द से भरी उसकी दहाड़ें भयानक थीं, लेकिन उसकी पीठ पर मौजूद विशालकाय को न तो हटाया जा सका और न ही उसके नुकीले दांतों या पंजों की पहुंच में लाया जा सका, जबकि उसके बड़े सिर वाले स्वामी के पास जीवन का वह छोटा सा अंतराल बचा था। जब वानरों के टार्ज़न ने अपनी पकड़ छोड़ी और उठ खड़ा हुआ, तब वह पूरी तरह से मर चुका था। तब रेगिस्तान की बेटी ने एक ऐसी चीज़ देखी जिसने उसे एल एड्रिया की मौजूदगी से भी ज्यादा भयभीत कर दिया। उस आदमी ने अपने शिकार के शव पर पैर रखा और अपने सुंदर चेहरे को पूर्णिमा की ओर उठाते हुए सबसे भयानक चीख निकाली जो कभी उसके कानों में पड़ी थी। डर के मारे वह थोड़ी सी चीख के साथ उससे दूर हो गई। उसे लगा कि मुठभेड़ के डरावने तनाव ने उसे पागल कर दिया है। जैसे ही उस शैतानी चुनौती का आखिरी स्वर दूर की घटती हुई गूंज में खत्म हुआ, आदमी ने अपनी आंखें नीचे कर ली जब तक कि वे लड़की पर नहीं टिक गईं। तुरंत ही उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान खिल उठी जो उसकी मानसिक स्थिति का पर्याप्त आश्वासन थी, और लड़की ने भी पुनः खुलकर सांस ली तथा प्रत्युत्तर में मुस्कुराने लगी। तुम किस तरह के आदमी हो? उसने पूछा। तुमने जो किया है वह पहले कभी नहीं हुआ। अब भी मैं यह विश्वास नहीं कर सकती कि सिर्फ चाकू से लैस एक अकेला आदमी एल एड्रिया से हाथापाई कर सकता है और उसे बिना किसी चोट के हरा सकता है, उसे हरा सकता है। और वह चीख, वह इंसानी नहीं थी। तुमने ऐसा क्यों किया? टार्ज़न शर्मा गया। उसने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कभी कभी कि मैं एक सभ्य आदमी हूँ। जब मैं हत्या करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं एक और प्राणी हूँ। उसने आगे कुछ समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे हमेशा यही लगता था कि एक महिला को उस व्यक्ति को घृणा से देखना चाहिए जो अभी भी लगभग एक जानवर है। साथ मिलकर उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। जब वे पहाड़ों के पार रेगिस्तान में वापस आए तो सूरज 1 घंटा ऊपर था। एक छोटी सी नदी के किनारे उन्हें लड़की के घोड़े चरते हुए मिले। वे अपने घर के रास्ते पर इतनी दूर आ गए थे और अब उनके डर का कारण न होने के कारण वे चारा खाने के लिए रुक गए थे। बिना किसी परेशानी के टार्ज़न और लड़की ने उन्हें पकड़ लिया और सवार होकर रेगिस्तान में शेख कदूर बेन सादेन के द्वार की ओर चल पड़े। पीछा करने का कोई संकेत नहीं मिला और वे लगभग 9 बजे सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंच गए। शेख अभी अभी लौटा था। वह अपनी बेटी की अनुपस्थिति से दुख से व्याकुल था, जिसे उसने सोचा कि लुटेरों ने फिर से अगवा कर लिया है। 50 आदमियों के साथ वह उसकी तलाश में जाने के लिए पहले से ही सवार था जब वे दोनों द्वार में घुस गए। अपनी बेटी की सुरक्षित वापसी पर उनकी खुशी टार्ज़न के प्रति उनकी कृतज्ञता के बराबर ही थी, जिसने रात के खतरों के बीच उसे सुरक्षित रूप से उनके पास पहुंचाया था, तथा उनकी कृतज्ञता इस बात के प्रति थी कि वह उस व्यक्ति को बचाने के लिए समय पर पहुंच गई थी जिसने एक बार उसे बचाया था। कदूर बेन सादेन ने अपने सम्मान और मित्रता के लिए वानर मानव को जो सम्मान दिया वह उपेक्षित नहीं हुआ। जब लड़की ने एल एड्रिया की हत्या की कहानी सुनाई तो टार्ज़न को पूजा करने वाले अरबों की भीड़ ने घेर लिया। यह उनकी प्रशंसा और सम्मान का एक निश्चित मार्ग था। बूढ़े शेख ने जोर देकर कहा कि टार्ज़न हमेशा के लिए उसका मेहमान बनकर रहे। वो उसे कबीले का सदस्य भी बनाना चाहता था
और कुछ समय के लिए बंदर आदमी के मन में इन जंगली लोगों को स्वीकार करने और हमेशा उनके साथ रहने का आधा अधूरा संकल्प था, जिन्हें वह समझता था और जो उसे समझते थे। लड़की के लिए उसकी दोस्ती और पसंद उसे सकारात्मक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने वाले शक्तिशाली कारक थे। उसने तर्क दिया कि अगर वह पुरुष होती तो उसे संकोच नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसका मतलब होता कि वह उसके दिल के मुताबिक दोस्त होती, जिसके साथ वह अपनी मर्जी से घूम सकता था और शिकार कर सकता था। लेकिन जैसा कि था, वे उन परंपराओं से घिरे हुए थे जिनका रेगिस्तान के जंगली खानाबदोशों द्वारा उनके अधिक सभ्य भाइयों और बहनों की तुलना में कहीं अधिक सख्ती से पालन किया जाता है। और थोड़े समय में उसकी शादी इन काले योद्धाओं में से एक से हो जाएगी और उनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने शेख के प्रस्ताव के खिलाफ फैसला किया, हालांकि वह 1 सप्ताह तक उसका मेहमान रहा। जब वह चला गया तो कदूर बेन सादेन और 50 सफ़ेद वस्त्रधारी योद्धा उसके साथ बौसादा तक गए। जब वे अपने प्रस्थान की सुबह कदूर बेन सादेन के डोबा में चढ़ रहे थे तो लड़की टार्जन को अलविदा कहने आई। मैंने प्रार्थना की है कि तुम हमारे साथ रहो, उसने सरलता से कहा, जब वह विदाई में उसका हाथ थामने के लिए अपनी काठी से झुका, और अब मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम वापस आओ। उसकी खूबसूरत आंखों में एक उदासी का भाव था और उसके मुंह के कोनों पर एक दयनीय झुकाव था। टार्जन भावुक हो गया। कौन जानता है? और फिर वह मुड़ा और वापस जा रहे अरबों के पीछे चला गया। बौसादा के बाहर उसने कदौर बेन सादेन और उसके आदमियों को विदा किया, क्योंकि कुछ कारण थे जिनके कारण वह शहर में अपने प्रवेश को यथासंभव गुप्त रखना चाहता था। और जब उसने शेख को ये बातें बताईं तो शेख ने उसके निर्णय पर सहमति जताई। अरबों को उसके पहले बौसादा में प्रवेश करना था और उसके साथ उसकी उपस्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहना था। बाद में टार्जन अकेले ही अंदर आएगा और सीधे एक अज्ञात देशी सराय में चला जाएगा। इस प्रकार अंधेरे के बाद प्रवेश करते हुए वो किसी भी परिचित व्यक्ति को दिखाई नहीं दिया और बिना किसी को देखे सराय में पहुंच गया। अपने मेहमान के रूप में कादोर बेन सैदेन के साथ भोजन करने के बाद वह एक चक्करदार रास्ते से अपने पुराने होटल में गया और पीछे के प्रवेश द्वार से अंदर आकर मालिक की तलाश की, जो उसे जीवित देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। हाँ, महाशय के लिए पत्र था, वो उसे ले आएगा। नहीं, वो महाशय की वापसी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगा। कुछ ही देर में वह पत्रों का एक पैकेट लेकर लौटा। एक पत्र उसके वरिष्ठ अधिकारी का था, जिसमें उसे अपना वर्तमान काम छोड़कर केपटाउन जाने का आदेश था। उसे जो पहला स्टीमर मिल सकता था, उससे वह जल्दी से जल्दी केपटाउन चला जाए। उसके आगे के निर्देश वहां एक अन्य एजेंट के पास उसका इंतजार कर रहे थे, जिसका नाम और पता दिया गया था। बस इतना ही था, संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट। टार्जन ने अगली सुबह जल्दी ही बौसादा छोड़ने का इंतजाम किया। फिर वह कैप्टन जेरार्ड से मिलने के लिए गैरिसन की ओर चल पड़ा, जिसके बारे में होटल वाले ने उसे बताया था कि वह पिछले दिन अपनी टुकड़ी के साथ वापस आ गया था। उसने अधिकारी को अपने क्वार्टर में पाया। टार्जन को जीवित और स्वस्थ देखकर वह आश्चर्य और खुशी से भर गया। जब लेफ्टिनेंट गिरनुइस वापस लौटे और उन्होंने बताया कि उन्होंने आपको उस स्थान पर नहीं पाया जहां आपने टुकड़ी के स्काउटिंग के दौरान रहने के लिए चुना था, तो मैं चिंता से भर गया। हमने कई दिनों तक पहाड़ की खोज की। फिर खबर मिली कि आपको एक शेर ने मार डाला और खा लिया। सबूत के तौर पर आपकी बंदूक हमारे पास लाई गई। आपके गायब होने के दूसरे दिन आपका घोड़ा शिविर में वापस आ गया था। हम संदेह नहीं कर सकते थे। लेफ्टिनेंट गिरनुइस दुखी थे, उन्होंने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। ये वह था जिसने खुद खोज करने पर जोर दिया था। ये वह था जिसने अरब को आपकी बंदूक के साथ पाया था। उसे यह जानकर खुशी होगी कि आप सुरक्षित हैं। निस्संदेह, टार्जन ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा। कैप्टन जेरार्ड ने आगे कहा, वह अभी शहर में है, नहीं तो मुझे उसे बुलाना चाहिए। जैसे ही वह वापस आएगा मैं उसे बता दूंगा। टार्जन ने अधिकारी को ये सोचने दिया कि वह खो गया है। अंततः कादुर बेन सादेन के द्वार पर पहुंच गया, जिसने उसे वापस बौसादा तक पहुंचाया था। जितनी जल्दी हो सका उसने अच्छे अधिकारी को विदा किया और जल्दी से शहर में वापस चला गया।
स्थानीय सराय में उसने कादुर बेन साडेन से एक रोचक जानकारी प्राप्त की थी। इसमें एक काली दाढ़ी वाले गोरे व्यक्ति के बारे में बताया गया था जो हमेशा एक अरब के वेश में रहता था। कुछ समय तक उसकी कलाई टूटी हुई थी। हाल ही में वह बौसादा से दूर था, लेकिन अब वो वापस आ गया था और टार्ज़न को उसके छिपने की जगह का पता था, इसलिए वह वहीं गया था। वह सनकरी, बदबूदार गलियों से होते हुए अरेबस की तरह काली गलियों में टटोलता हुआ आगे बढ़ा और फिर एक जर्जर सीढ़ी पर चढ़ा, जिसके अंत में एक बंद दरवाज़ा और एक छोटी, बिना शीशे वाली खिड़की थी। खिड़की मिट्टी की इमारत की निचली छत के नीचे ऊंची थी। टार्ज़न बस खिड़की तक पहुंच सकता था। उसने खुद को धीरे धीरे ऊपर उठाया जब तक कि उसकी आंखें उस पर नहीं पहुंच गईं। अंदर का कमरा रोशन था और एक मेज पर रोकोफ और गेरनोइस बैठे थे। गेरनोइस बोल रहा था, रोकोफ, तुम शैतान हो। वह कह रहा था, तुमने मुझे तब तक सताया है जब तक कि मैं अपनी इज्जत का आखिरी टुकड़ा भी नहीं खो बैठा। तुमने मुझे हत्या करने पर मजबूर किया है, क्योंकि उस आदमी टार्ज़न का खून मेरे हाथों पर है। अगर यह न होता कि दूसरे शैतान की संतान, पॉलविच, अभी भी मेरा रहस्य जानता है, तो मैं तुम्हें आज रात अपने नंगे हाथों से मार डालता। रोकोफ हंसा। मेरे प्यारे लेफ्टिनेंट, तुम ऐसा नहीं करोगे, उसने कहा। जैसे ही मुझे हत्या के कारण मारे जाने की सूचना मिलेगी, प्रिय एलेक्सिस युद्ध मंत्री को उस मामले का पूरा सबूत भेज देगा जिसे तुम इतनी शिद्दत से छुपाना चाहते हो, और इसके अलावा तुम पर मेरी हत्या का आरोप लगाएगा। आओ, समझदार बनो, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। क्या मैंने तुम्हारे सम्मान की रक्षा नहीं की है जैसे कि वो मेरा अपना हो? गेरनोइस ने उपहास किया और कसम खाई। बस एक और छोटी सी किश्त, रोकोफ ने आगे कहा, और मुझे जो कागजात चाहिए, और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपसे कभी एक और पैसा या कोई और जानकारी नहीं मांगूंगा। और इसके पीछे एक अच्छा कारण भी है, गेरनोइस ने गुर्राते हुए कहा। आप जो भी मांगेंगे, उसमें मेरा आखिरी पैसा भी चला जाएगा, और मेरे पास मौजूद एकमात्र मूल्यवान सैन्य रहस्य भी। आपको जानकारी के लिए मुझे भुगतान करना चाहिए, न कि उसे और पैसे दोनों को ही ले लेना चाहिए। मैं अपनी जीभ को शांत रखकर तुम्हें भुगतान कर रहा हूँ, रोकोफ ने जवाब दिया। लेकिन चलो, ये कर लेते हैं। तुम करोगे या नहीं? मैं तुम्हें फैसला करने के लिए 3 मिनट देता हूँ। अगर तुम सहमत नहीं हो तो मैं आज रात तुम्हारे कमांडेंट को एक नोट भेजूंगा, जिससे ड्रेफस को जो अपमान सहना पड़ा, वो खत्म हो जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इसके लायक नहीं था। कुछ देर तक गेरनोइस सिर झुकाए बैठा रहा। आखिरकार वह उठा। उसने अपने ब्लाउज से कागज के 2 टुकड़े निकाले। यहाँ, उसने निराश होकर कहा, मैंने उन्हें तैयार रखा था, क्योंकि मैं जानता था कि इसका सिर्फ एक ही नतीजा हो सकता है। उसने उन्हें रूसी की ओर बढ़ाया। रोकोफ का क्रूर चेहरा दुष्टता से चमक उठा। उसने कागज के टुकड़े जब्त कर लिए। तुमने अच्छा किया, गेरनोइस, उसने कहा। मैं तुम्हें फिर से परेशान नहीं करूंगा जब तक कि तुम कुछ और पैसे या जानकारी इकट्ठा न कर लो, और वो मुस्कुराया। तुम फिर कभी नहीं आओगे, कुत्ते, गेरनोइस ने फुसफुसाया। अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं आज रात ऐसा करने के करीब पहुंच गया था। यहाँ आने से पहले मैं 1 घंटे तक अपनी मेज पर इन 2 कागजों के साथ बैठा रहा। उनके बगल में मेरी भरी हुई रिवॉल्वर रखी थी। मैं तय करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे कौन सी लानी चाहिए। अगली बार चुनाव आसान होगा, क्योंकि मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। आज रात तुम बाल बाल बच गए, रोकोफ, दूसरी बार किस्मत को मत ललचाओ। फिर गेरनोइस जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। टार्ज़न के पास मुश्किल से ही सीढ़ियों पर उतरने और दरवाजे के दूर वाले हिस्से में छाया में सिमटने का समय था। फिर भी उसे शायद ही किसी की नज़र से बचने की उम्मीद थी। सीढ़ी बहुत छोटी थी, और हालांकि वह दीवार के किनारे पर खुद को सपाट करके बैठ गया था, लेकिन वह दरवाजे से मुश्किल से 1 फुट की दूरी पर था। लगभग तुरंत ही दरवाज़ा खुल गया और गेरनोइस बाहर निकल गया। रोकोफ उसके पीछे था। दोनों में से कोई भी नहीं बोला। गेरनोइस ने शायद सीढ़ी से 3 कदम नीचे उतरे थे जब वह रुका और आधा मुड़ा, मानो अपने कदम वापस खींच रहा हो। टार्ज़न को पता था कि खोज अपरिहार्य होगी।
रोकोफ अभी भी उससे 1 फीट की दूरी पर दहलीज पर खड़ा था, लेकिन वह विपरीत दिशा में गेरनोइस की ओर देख रहा था। तब अधिकारी ने स्पष्ट रूप से अपने निर्णय पर पुनर्विचार किया और नीचे की ओर अपना मार्ग फिर से शुरू किया। टार्ज़न रोकोफ की राहत की सांस सुन सकता था। एक क्षण बाद रूसी वापस कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। टार्ज़न ने तब तक इंतज़ार किया जब तक गेरनोइस को सुनने की क्षमता से बाहर आने का समय नहीं मिल गया। फिर उसने दरवाज़ा खोला और कमरे में प्रवेश किया। वह रोकोफ के ऊपर था, इससे पहले कि वह कुर्सी से उठ पाता, जहां वह गेरनोइस द्वारा दिए गए कागज़ को देख रहा था। जैसे ही उसकी नज़रें वानर आदमी के चेहरे पर पड़ी, उसका चेहरा लाल हो गया। तुम, वह हौंफते हुए बोला। मैं, टार्ज़न ने उत्तर दिया। रोकोफ ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? क्योंकि बंदर आदमी की आंखों में देखकर वह डर गया था। क्या तुम मुझे मारने आए हो? तुम्हारी हिम्मत नहीं है। वे तुम्हें गिलोटिन से मार देंगे। तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकते। मैं तुम्हें मारने की हिम्मत रखता हूँ, रोकोफ, टार्ज़न ने जवाब दिया, क्योंकि कोई नहीं जानता कि तुम यहाँ हो या मैं यहाँ हूँ, और पॉल्विच उन्हें बताएगा कि यह गेरनोइस था। मैंने सुना है कि तुमने गेरनोइस को ऐसा कहा था, लेकिन इससे मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रोकोफ। मुझे परवाह नहीं है कि कौन जानता है कि मैंने तुम्हें मार दिया है। तुम्हें मारने का आनंद किसी भी सजा से अधिक होगा जो वे मुझे दे सकते हैं। तुम सबसे घृणित काया हो, रोकोफ, जिसके बारे में मैंने कभी सुना है। तुम्हें मार दिया जाना चाहिए। मुझे तुम्हें मारना अच्छा लगेगा। और टार्ज़न उस आदमी के करीब गया। रोकोफ की नसें टूटने की कगार पर थीं। एक चीख के साथ वह बगल के कमरे की ओर उछला, लेकिन बंदर आदमी उसकी पीठ पर था, जबकि उसकी छलांग अभी आधी ही पूरी हुई थी। लोहे की उंगलियां उसके गले की तलाश में थीं। महान काय एक फंसे हुए सुअर की तरह चीखता रहा, जब तक कि टार्ज़न ने उसकी सांस बंद नहीं कर दी। फिर बंदर आदमी ने उसे अपने पैरों पर घसीटा, फिर भी उसका गला घोंट दिया। रूसी ने व्यर्थ संघर्ष किया। वह बंदरों के टार्ज़न की शक्तिशाली पकड़ में एक बच्चे की तरह था। टार्ज़न ने उसे कुर्सी पर बैठाया और उस आदमी के मरने का खतरा होने से बहुत पहले ही उसने उसके गले पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। जब रूसी की खांसी कम हुई तो टार्ज़न ने उससे फिर बात की। मैंने तुम्हें मौत की पीड़ा का स्वाद चखाया है, उसने कहा, लेकिन मैं इस बार तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ एक बहुत अच्छी औरत की खातिर छोड़ रहा हूँ, जिसका दुर्भाग्य ये था कि वो उसी औरत से पैदा हुई जिसने तुम्हें जन्म दिया। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इस बार उसकी खातिर छोड़ूंगा। अगर मुझे कभी पता चले कि तुमने उसे या उसके पति को फिर से परेशान किया है, अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया, अगर मुझे पता चले कि तुम फ्रांस या किसी फ्रांसीसी कब्जे में वापस चले गए हो, तो मैं तुम्हें ढूंढना और आज रात शुरू की गई घुटन को पूरा करना अपना एकमात्र काम बना लूंगा। फिर वह मेज की ओर मुड़ा, जिस पर कागज के 2 टुकड़े अभी भी पड़े थे। जैसे ही उसने उन्हें उठाया, रोकोफ डर से कांप उठा। टार्ज़न ने चेक और दूसरे चेक दोनों की जांच की। वह चेक में दी गई जानकारी से हैरान था। रोकोफ ने इसे आंशिक रूप से पढ़ा था, लेकिन टार्ज़न जानता था कि कोई भी व्यक्ति इसमें दिए गए मुख्य तथ्यों और आंकड़ों को याद नहीं रख सकता है, जो इसे फ्रांस के दुश्मन के लिए वास्तविक मूल्य बनाते हैं। ये चीफ ऑफ स्टाफ को दिलचस्पी देंगे, उसने कहा और उन्हें अपनी जेब में डाल लिया। रोकोफ ने कराहते हुए कहा। उसने जोर से गाली देने की हिम्मत नहीं की। अगली सुबह टार्ज़न उत्तर की ओर बोयरा और अल्जियर्स की ओर बढ़ गया। जब वह होटल के पास से गुजरा तो लेफ्टिनेंट गेरनोइस बरामदे में खड़ा था। जैसे ही उसकी नज़र टार्ज़न पर पड़ी, वह चाक की तरह सफ़ेद हो गया। अगर मुलाकात नहीं होती तो बंदर आदमी खुश होता, लेकिन वह इसे टाल नहीं सकता था। उसने अधिकारी को सलामी दी और आगे निकल गया। यंत्रवत गेरनोइस ने सलामी का जवाब दिया, लेकिन वे भयानक, चौड़ी आंखें घुड़सवार का पीछा कर रही थीं। भय के अलावा कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मरा हुआ आदमी भूत को देख रहा हो। सिदी आइसा में टार्ज़न की मुलाकात एक फ्रांसीसी अधिकारी से हुई, जिससे उसकी हाल ही में शहर में प्रवास के दौरान जान पहचान हुई थी। तुम बहुत सादा से जल्दी चले गए, अधिकारी ने पूछा। तो तुमने बेचारे गेरनोइस के बारे में नहीं सुना है? टार्ज़न ने जवाब दिया,
जब मैं भाग रहा था तो वह आखिरी आदमी था जिसे मैंने देखा था। उसके बारे में क्या? वो मर चुका है। उसने आज सुबह करीब 8 बजे खुद को गोली मार ली। 2 दिन बाद टार्ज़न अल्जियर्स पहुंचा। वहां उसे पता चला कि केप टाउन जाने वाले जहाज को पकड़ने से पहले उसे 2 दिन इंतजार करना होगा। उसने अपना समय अपने मिशन की पूरी रिपोर्ट लिखने में लगाया। उसने रोकोव से जो गुप्त कागजात लिए थे, उन्हें उसने संलग्न नहीं किया, क्योंकि वह उन्हें अपने पास से तब तक नहीं सौंप सकता था जब तक कि उसे उन्हें किसी अन्य एजेंट को सौंपने या खुद उनके साथ पेरिस लौटने का अधिकार न मिल जाए। जब टार्ज़न अपने जहाज पर चढ़ा, जो उसे बहुत ही थकाऊ इंतजार लग रहा था, तो 2 आदमी उसे ऊपरी डेक से देख रहे थे। दोनों ने ही फैशन के कपड़े पहने हुए थे और उनकी दाढ़ी भी चिकनी थी। दोनों में से लंबे आदमी के बाल रेतीले थे, लेकिन उसकी भौहें बहुत काली थीं। बाद में दिन में उन्हें डेक पर टार्ज़न से मिलने का मौका मिला, लेकिन जब एक ने जल्दी से अपने साथी का ध्यान समुद्र में किसी चीज की ओर आकर्षित किया, तो उनके चेहरे टार्ज़न से दूर हो गए, ताकि वह उनके चेहरे पर ध्यान न दे। वास्तव में उसने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। अपने मुखिया के निर्देशों का पालन करते हुए टार्ज़न ने एक छद्म नाम जॉन कैल्डवेल, लंदन के नाम से अपनी यात्रा बुक कर ली थी। उसे इसकी ज़रूरत समझ में नहीं आई और इसने उसे काफ़ी अटकलों में डाल दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि केप टाउन में उसे क्या भूमिका निभानी है। ठीक है, उसने सोचा, भगवान का शुक्र है कि मैं रोकोव से छुटकारा पा गया हूँ। वह मुझे परेशान करने लगा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं वास्तव में इतना सभ्य हो रहा हूँ कि जल्द ही मुझ में हिम्मत आ जाएगी। अगर कोई कर सकता तो वह मुझे हिम्मत दे देता, क्योंकि वह निष्पक्ष लड़ाई नहीं करता। कोई नहीं जानता कि वह किस नई शक्ति से हमला करने जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे नुमा, शेर ने टेंटोर, हाथी और हिस्टा, सांप को मुझे मारने की कोशिश में शामिल होने के लिए उकसाया था। तब मैं कभी नहीं जान पाता कि किस क्षण या कौन मुझ पर अगला हमला करेगा। लेकिन जानवर इंसानों से ज्यादा बहादुर होते हैं, वे कायरतापूर्ण साजिश करने के लिए नीचे नहीं गिरते। उस रात डिनर के समय टार्ज़न एक युवती के बगल में बैठा था, जिसकी सीट कैप्टन के बाईं ओर थी। अधिकारी ने उनका परिचय कराया। मिस स्ट्रॉन्ग। उसने ये नाम पहले कहाँ सुना था। ये बहुत जाना पहचाना था। और फिर लड़की की माँ ने उसे सुराग दिया, क्योंकि जब वह अपनी बेटी को संबोधित करती थी तो उसे हेज़ल कहकर बुलाती थी। हेज़ल स्ट्रॉन्ग। इस नाम ने कितनी यादें ताज़ा कर दी। ये जेन पोर्टर के सुंदर हाथों से लिखी गई इस लड़की को लिखी गई चिट्ठी थी, जो उस महिला का पहला संदेश लेकर आई थी जिसे वह प्यार करता था। उसे वह रात कितनी स्पष्ट रूप से याद थी जब उसने अपने लंबे समय से मृत पिता के केबिन में डेस्क से इसे चुराया था, जहां जेन पोर्टर देर रात तक बैठकर इसे लिख रही थी, जबकि वह बाहर अंधेरे में दुबका हुआ था। उस रात वह कितनी भयभीत हो जाती अगर उसे पता होता कि जंगली जानवर उसकी खिड़की के बाहर बैठा है और उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहा है। और यह हेज़ल स्ट्रॉन्ग थी, जेन पोर्टर की सबसे अच्छी दोस्त।